हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी एसटीओ बेसिकली एई सिविल इंजीनियरिंग का 2021 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन, ताकि अभी जो आने वाले एग्जाम है उसमें आप थोड़ा समझ पाएँ कि किस तरह के पेपर्स आते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना चाहिए। मैं आपको वो भी थोड़ा गाइडलाइन दूंगा कि आप क्वेश्चंस किस तरह के और ज़्यादा प्रिपेयर करें ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा अलग रहता है और बाकी जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको इस एग्जाम में। मैं आपको साथ के साथ ये भी बताते हुए चलूँगा कि आप किस तरह से अप्रोच रखें कि शॉर्ट टाइम में कम से कम समय बचा हुआ है, आप अच्छे से अप्रोच कर पाएँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेनेशन को कि अंडरपिनिंग ऑफ अ फाउंडेशन। अंडरपिनिंग फाउंडेशन का क्या होता है? अंडरपिनिंग करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब कोई फाउंडेशन, किसी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन डैमेज हो जाता है या फिर उसको उसकी बियरिंग कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है। मान लो ऐसा हुआ कि हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, बाद में एक्सटेंशन हमें और ऊपर करना है, बट बियरिंग कैपेसिटी वहाँ की उतनी नहीं है, तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है हमें। फॉर एनी रीजन इफ यू वांट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन वी नीड टू अडॉप्ट दिस अंडरपिनिंग मेथड। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेथड ऑफ अंडरपिनिंग हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग फॉर एनी रीजन। ठीक है, दिस इन्वॉल्व इंस्टॉलेशन ऑफ द परमानेंट और टेम्पररी सपोर्ट to an already held foundation so that additional depth and bearing capacity is achieved। ठीक है, ये जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह से अंडरपिनिंग करके टेम्पररी सपोर्ट दे देते हैं और फिर इसके नीचे की सॉइल में हम स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं बाय एनी मींस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अंडरपिनिंग इज। अब इसमें आंसर क्या आएगा? तो इट इज अ प्रोसेस of placing a new foundation under an existing foundation one or strengthening an existing foundation। ठीक है, this is what called underpinning। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट। देखिए क्वेश्चन सब वही होते हैं, थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्चुअली आपको ऑप्शंस अलग अलग मिलेंगे, थोड़ा शांति से आपको सोचने की जरूरत है बस। सारे क्वेश्चंस वही होते हैं, थोड़ा बहुत मैंने क्या कहा कि ऑप्शंस जो है ना वो आपको थोड़े बहुत चेंज दिखेंगे, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिफेक्ट ऑफ प्लास्टरिंग। यानी इनमें से कौन सा प्लास्टरिंग का डिफेक्ट नहीं है? प्लास्टरिंग के डिफेक्ट देखिए, प्लास्टरिंग के डिफेक्ट के बारे में पहले जान लेते हैं। ये सब जो यहाँ पे मैंने सबके बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो जनरली पेंट्स में डिफेक्ट होते हैं वही जनरली यहाँ पे उसमें भी देखे जाते हैं, प्लास्टर में भी डिफेक्ट देखे जाते हैं, क्योंकि दोनों एक तरह से पेंट ही है। ब्लिस्टरिंग क्या होता है? ऑफ द प्लास्टर सरफेस अकर्स व्हेन स्मॉल पैचेस स्वेल आउट बियॉन्ड द प्लेन ऑफ द प्लास्टर्ड सरफेस। जब बाहर से एक स्मॉल पैच बाहर आने लगता है, जिसे हम पपड़ी जिसे कहते हैं, अब अगर बाहर आने लगे तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग इज सीन इन केस ऑफ प्लास्टर सरफेस इनसाइड द बिल्डिंग। अगर इनसाइड द बिल्डिंग आपको ये ब्लिस्टरिंग देखने को मिलता है। दूसरा है फ्लेकिंग। फ्लेकिंग क्या होता है? इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्मॉल लूज मास ऑन द प्लास्टर्ड सरफेस। आपको जो यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है वही आपका मेन हाईलाइट है, इसको आपको याद रखना है। फ्लेकिंग मीन्स कि क्या फॉर्म होता है? बहुत ही लूज मास फॉर्म होता है प्लास्टर्ड सरफेस के ऊपर, बहुत ही पाउडर्ड फॉर्म में, बहुत लूज मास। इट इज मेनली ड्यू टू द बॉन्ड फेलियर बिटवीन सक्सेसिव कोट ऑफ प्लास्टर। अगर आपने कई सारे कोटिंग कर रखी है प्लास्टरिंग के, तो बीच में जहाँ पे प्लास्टरिंग का लेयर आ रहा होगा उसकी फेलियर की वजह से, उसकी बॉन्डेज फेलियर की वजह से यहाँ पे आपको लूज मास देखने को मिलता है। फ्लेकिंग में क्या हो गया? बहुत ही लूज मास का फॉर्म होना। ब्लिस्टरिंग में क्या हुआ? स्मॉल पैचेस आपको सरफेस पे दिखेगा। पीलिंग में क्या हुआ था? प्लास्टर फ्रॉम द सम पोर्शन ऑफ द सरफेस कम्स आउट। एक जगह से कहीं पे गड्ढा हो गया, मान लो ये ऐसे प्लास्टर था, ये ऐसे प्लास्टर, तो यहाँ से आपको यहाँ से ऐसे कट दिखेगा, यहाँ से ऐसे कट दिखेगा कि यहाँ पे एक डिग पोर्शन है, ठीक है, इस तरह का। तो दिस इज व्हाट पीलिंग इज। सच फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज पीलिंग एंड इट इज मेनली ड्यू टू द बॉन्ड फेलियर बिटवीन द सक्सेसिव कोट ऑफ प्लास्टर। अगेन इसका भी रीजन सेम ही है। तो ये तीन प्राइमरली फेलियर है। क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि नोट द ब्लिस्टरिंग है, फ्लेकिंग है और पीलिंग है। अब ग्रेनिंग क्या होता है? ग्रेनिंग पेंटिंग में होता है, बट प्लास्टरिंग में नहीं होता है। अब देखते हैं ग्रेनिंग है क्या। इट इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट ओपिसिटी ऑफ द पेंट फिल्म इवन आफ्टर द फाइनल कोट। मतलब अगर आपने बहुत सारे कोट भी लगा दिए हैं फिर भी इम्परफेक्ट ओपिसिटी है, मतलब पूरी तरह से जितना मतलब अंदर का जो सरफेस है वो दिख रहा है, मतलब ओपेसिटी कंप्लीट नहीं है, मतलब एकदम पेंट हो जाने के बाद अंदर का कुछ भी नहीं दिखना चाहिए ना, वो अगर दिक्कत आ रही है तो उसको बोलते हैं ग्रीनिंग। तो प्लास्टर में ऐसा नहीं होता है, ये जनरली पेंट में होता है। इसलिए ये जो डिफेक्ट है ग्रीनिंग, ये सिर्फ पेंट का है, बट ये ऊपर के तीनों दोनों में होते हैं, पेंट में भी होता है और प्लास्टर में। तो ग्रीनिंग इज नॉट द डिफेक्ट ऑफ प्लास्टर, rather it is the defect of a paint। Next, which one of the following is not the characteristic of a fire resisting material?
फायर रेसिस्टिंग मटेरियल क्या होता है, जब हायर टेम्परेचर की जगह पे हमें मटेरियल को यूज करना होता है तो हम कहते हैं फायर रेसिस्टिंग मटेरियल, चाहे वो आरसीसी हो, चाहे ब्रिक हो, चाहे कोई भी। कह रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं होता है कैरेक्टरिस्टिक, तो ये तो आप वैसे ही बता सकते हो। फायर रेसिस्टेंट मटेरियल का मतलब ये हुआ कि हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करे। एक्सपेंशन ड्यू टू हीट शुड नॉट बी सच दैट इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ये तो होना चाहिए, ये सही आंसर है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मटेरियल ड्यू टू सडन कूलिंग आफ्टर इट हैज बीन हीटेड टू हाई टेम्परेचर शुड नॉट बी रैपिड, ये भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें। द मटेरियल शुड नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ स्प्रेड ऑफ फायर, बिल्कुल सही। अगर मान लो फायर रेसिस्टेंट मटेरियल ही अगर ग्रोथ को सपोर्ट करने लगे तो फिर फायर रेसिस्टेंट काहे का हुआ, तो ये भी एक सही है। कौन सा नहीं होना चाहिए, द मटेरियल शुड नॉट डिसइंटीग्रेट ड्यू टू द ग्रेट हीट, अगर ज्यादा हीट बढ़े तो मटेरियल ब्रेक नहीं होना चाहिए, मटेरियल टूटना नहीं चाहिए, इसलिए आंसर क्या आएगा, सी, मटेरियल शुड नॉट डिसइंटीग्रेट ड्यू टू द ग्रेट हीट। तो यहाँ पे पूछा है कि नॉट द करेक्टरिस्टिक, तो बाकी सब तो करेक्टरिस्टिक है और ये इसके करेक्टरिस्टिक नहीं है। Which one of the following is generally not considered for the design of formwork? फॉर्मवर्क के डिजाइन के लिए इसमें से कौन सा कंसीडर नहीं किया जाता है? तो फॉर्मवर्क क्या होता है, जब हम शटरिंग लगाते हैं स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, बेसिकली जो आरसीसी प्लास्टिक स्टेट में है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, तो उस समय हम कौन कौन सा लोड कंसीडर करते हैं, बेसिकली ये पूछा है। तो देखो, जब शटरिंग लगाते हैं तो ये आप सभी ने देखा होगा, आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। तो उस पर क्या होता है, बेसिकली हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उस पर किस किस का लोड आएगा, लाइव लोड ड्यू टू लेबर, बिल्कुल आएगा, लेबर चढ़ के उस पर कंक्रीटिंग करेगा ना, फिर काम करेगा, शटरिंग लगाएगा, प्लास्टरिंग करेगा, कुछ भी करेगा, तो इनिशियली तो शटरिंग के ऊपर लेबर का लोड 100% आएगा। दूसरा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड कंक्रीट, मतलब जो प्लास्टिक कंक्रीट है, जो वेट कंक्रीट है, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बिल्कुल दोनों साइड में जब हम ऐसा माउल्ड बनाएंगे फॉर एग्जांपल बीम का, तो इससे जो प्रेशर जनरेट होगा उसको रेजिस्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही। इम्पैक्ट ड्यू टू पोरिंग कंक्रीट, मान लो कंक्रीट को हमने इतने हाइट से इसको ड्रॉप किया, तो इसके लिए इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज ये टूटना नहीं चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो ये सारे सही है। अर्थक्वेक लोड के लिए हम शटरिंग को डिजाइन नहीं करते, अर्थक्वेक के लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है, which one of the following is not a general rule of natural ventilation? नेचुरल रूल क्या है, मतलब जनरल रूल, सॉरी, जनरल रूल क्या है नेचुरल वेंटिलेशन का, अपने आप जो नेचुरल वेंटिलेशन जो होता है घर में जो रोशनी आती है उसका, इसमें से कौन सा रूल नहीं है, पूछा है नॉट द जनरल रूल। पहला क्या है, अब किस तरह से हम घर को बनाए कि उसमें नेचुरल वेंटिलेशन 24 आवर्स तो नहीं, मतलब जब तक सन रे है तब तक आए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, तो हम किस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है, और इसमें से कौन सा उनमें से नहीं है। पहला है, इक्वल एरिया ऑफ ओपनिंग में बी प्रोवाइडेड इन ऑल साइड, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए कि सभी साइड में है, ताकि अगर सन कहीं से भी है, मतलब अगर उगते टाइम भी और डूबते टाइम भी, मतलब मॉर्निंग टाइम में भी और इवनिंग टाइम में भी, दोनों टाइम में अगर रोशनी हमें चाहिए, दोपहर के टाइम में भी, तो हमें चारों साइड में ओपनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा और इक्वल, ठीक है। दूसरा देखते हैं, आउटलेट ओपनिंग शुड बी लोकेटेड ऑन द लीवर्ड साइड। लीवर्ड क्या होता है, अगर मान लो विंड इधर से आ रहा है तो ये विंडवर्ड साइड हो गया, और विंड इधर को जा रहा है डाउनस्ट्रीम साइड में, तो ये हो गया लीवर्ड साइड। ये हो गया पहला वाला विंडवर्ड साइड, और दूसरा हो गया लीवर्ड साइड। क्या कह रहा है कि आउटलेट ओपनिंग शुड बी लोकेटेड ऑन द लीवर्ड साइड नियर द टॉप, तो जो एयर को सर्कुलेट होने के लिए जगह होना चाहिए वो कहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए, टॉप में, नियर द टॉप, लीवर्ड साइड में। इनलेट ओपनिंग शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी अदर स्ट्रक्चर और ट्री और साइन बोर्ड इन द पाथ ऑफ एयर फ्लो। इनलेट की जो ओपनिंग है वो किसी के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होनी चाहिए, यहाँ से जो एयर इन होगा यहाँ पे किसी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। जो नहीं होना चाहिए वो क्या है, ग्रेटेस्ट फ्लो कैन बी अचीव्ड बाय कीपिंग मोर आउटलेट एरिया कंपेयर टू इनलेट एरिया, ये स्टेटमेंट पढ़ के आप बता सकते हो। बर्नौलीज थ्योरम आपको अगर पता होगा तो वहीं से पता लग जाएगा कि अगर ग्रेड हम आउटलेट एरिया को ज्यादा रखेंगे इनलेट एरिया से, तो फ्लो कैसे इंक्रीज होगा, जितना इन होगा उतना ही तो बाहर जाएगा, एडिशनल तो कुछ रूम में जनरेट हो नहीं रहा है जो बाहर जाएगा, तो इससे फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना इनलेट होगा, हाँ आउटलेट अगर उससे कम है इनलेट से तो फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, लेकिन अगर फ्लो बराबर है तो, या फिर उससे ज्यादा है तो भी फ्लो पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, जितना इनलेट इन आएगा उतना ही मैक्सिमम आउट जा सकता है, ठीक है। दिस विल बी द रॉन्ग। Next, an estimate which is required to be prepared to incorporate the additional work while the project is under progress। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में
कि कितने टाइप के कौन कौन से, अब इसमें से कई बार पूछ लेता है रिवाइज एस्टिमेट किसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट किसको कहते हैं, तो जनरली इन्हीं दो में चर्चा चलता रहता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले तो कितने टाइप के जनरली एस्टिमेट होते हैं। पहला होता है प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट, दूसरा होता है प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट, तीसरा होता है क्यूबिक रेट एस्टिमेट, तीसरा नेक्स्ट होता है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कॉस्ट एस्टिमेट, डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट, रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एंड एनुअल रिपेयर। अब इसमें देखना क्या है कि अब मैं एक बार आपको क्विक में बता देता हूँ। प्रिलिमिनरी में क्या होता है कि हम इनिशियली एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसका रफ कॉस्ट कितना होगा, सिमिलर जो प्रोजेक्ट इससे पहले हुए उसको रेफरेंस में रखते हुए, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट में क्या होता है, प्लिंथ एरिया हम आउटर टू आउटर मेजर करते हैं, प्लिंथ एरिया कितना है और प्लिंथ के एरिया से उसको रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमें प्लिंथ का एरिया मिलता है, बट इट इज नॉट दैट मच एक्यूरेट। क्यूबिक रेट में क्या होता है, प्लिंथ का एरिया डिवाइड बाई हाइट कर देते हैं, तो थोड़ा सा और एक्यूरेट मिलता है, क्यूबिकल वॉल्यूम मिलता है ना इसलिए। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, हर एक की क्वांटिटी का अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी है, अगेन इट इज अ इन अप्रोक्सीमेट मेथड। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ सबसे जो एक्यूरेट है और बेस्ट एस्टिमेट है वो है डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट। इसमें हम करते हैं हर एक मटेरियल का, हर एक जॉब का इंडिविजुअली क्वांटिटी एंड देन कॉस्टिंग फाइंड करते हैं। तो एक्सकवेशन से लेके हर एक मटेरियल का, हर एक वर्क का हम पहले क्वांटिटी फाइंड करेंगे और फिर कॉस्टिंग फाइंड करेंगे, तो ये डिटेल एस्टिमेट होता है। रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है कि जब कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट किसी भी कारण से 5% से ज़्यादा डेविएट हो जाए, चाहे प्लस या माइनस हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें ओरिजिनल जो हमने ये डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट किया था उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। दैट इज व्हाट कॉल्ड रिवाइज्ड एस्टिमेट। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट। एडिशनल कोई ऐसा आइटम आ गया जो पहले इंक्लूडेड नहीं था, जो ओरिजिनल डिजाइन था या ओरिजिनल यहाँ पे हमने एस्टिमेट किया था उसमें अगर कोई आइटम इंक्लूड नहीं था और बाद में उसकी जरूरत हुई, तो उसके लिए जो हम एस्टिमेट करते हैं उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट, एडिशनली प्रिपेयर्ड। और एक होता है एनुअल रिपेयर, तो एक साल में कितना रिपेयरिंग का कॉस्ट आएगा उसके लिए जो एस्टिमेट किया जाता है रिपेयर करने का कॉस्ट, उसको कहते हैं एनुअल रिपेयर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्लियर है, कह रहा है एन एस्टिमेट विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर टू इनकॉर्पोरेट एडिशनल वर्क। इसके मतलब एडिशनल वर्क जो भी है व्हाइल द प्रोजेक्ट इज अंडर प्रोग्रेस, जब प्रोग्रेस में है तो उस समय एडिशनल वर्क कोई आ गया तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, रिवाइज मैंने बताया 5% से ज्यादा अगर डेविएट हो प्लस माइनस में तो रिवाइज एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट सबसे फुल एस्टिमेट। अब प्रिलिमिनरी क्या होता है, जो रफ एस्टिमेट करते हैं सबसे पहले सिमिलर प्रोजेक्ट को लेके कि कितना कॉस्ट आएगा उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बैग्स आर रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम, और रेशियो यहाँ पे दिया 1:4 सीमेंट कॉन्क्रीट। ऐसे निकालें, किसी भी ग्रेड का निकालना हो क्या करना है आपको, अब यहाँ पे सीमेंट का निकालना है तो क्या करना है, सीमेंट का रेशियो डिवाइड बाई टोटल रेशियो का सम, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 को मल्टीप्लाई कर देना ड्राई फैक्टर से 1.52 से, 2% एडिशनली लेते हैं, 1.5 लेते हैं ड्राई फैक्टर 1.52, इससे मिलेगा मीटर क्यूब में आंसर कि भाई 1 मीटर क्यूब के लिए कितना सीमेंट की जरूरत है, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए कितने सीमेंट मीटर क्यूब की जरूरत है। अब यहाँ पे 10 पूछा है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आ गया मीटर क्यूब में, अब हमें चाहिए केजी में या फिर बैग्स में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ सीमेंट से, कितना है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में सीमेंट कितना आता है 1440, तो यहाँ पे जो केजी में आएगा, यहाँ पे मीटर क्यूब में जो क्वांटिटी आएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा आंसर। और केजी को जब 50 से डिवाइड कर देंगे तो बैग में आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे बैग्स पूछा है, तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक बैग में कितनी केजी सीमेंट होता है, तो 1 बैग में 50 केजी सीमेंट होता है, तो ये आएगा आपका 62.9 के आसपास आता है, तो मतलब 64 बैग्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सीमेंट था, किसी का भी क्वांटिटी पूछता एग्रीगेट में, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है। 1 लिया है क्योंकि हमने सीमेंट की क्वांटिटी यहाँ पे इंसर्ट की है, सीमेंट की वॉल्यूम निकालनी है। अगर फाइन एग्रीगेट के निकालना होता तो यहाँ पे 2 लिखते, बाकी सब कुछ सेम रहता। अब जो क्वांटिटी आएगा मीटर क्यूब में वो किसका आएगा, फाइन एग्रीगेट का। अगर यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे इससे और इससे मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डेंसिटी आपको कोर्स एग्रीगेट रखनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना है आपको, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डेंसिटी आपको खैर केजी में नहीं निकालते, जनरली हम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की जो क्वांटिटी है वो सीएफटी में निकालते हैं, क्यूबिक फुट में या फिर मीटर क्यूब में निकालते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे केजी में कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज यूज्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम। पर्ट में पूछा है, तो हम जानते हैं कि पर्ट के लिए क्या होता है, टी इज इक्वल टू 3 टाइम एस्टिमेट से हम चौथा टाइम एस्टिमेट निकालते हैं। पहला होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल टाइम प्लस 1 टाइम ऑफ द पेसिमेटिक टाइम और डिवाइड बाई 6, क्योंकि हम वेटेज यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल टाइम का 4 लेते हैं, तो इसलिए 4 इसका, 1 इसका 5 और इसका 1 6, इसलिए 6 से हम मीन करते हैं इसको। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट में सारे रिसोर्स लगा दिया जाए, सब कुछ झोंक दिया जाए, जितनी मैन पावर चाहिए उतनी, जितनी क्वांटिटी चाहिए मटेरियल की उतनी, सब कुछ कर दिया जाए, तो एक प्रोजेक्ट कितना जल्दी से जल्दी खत्म हो सकता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। उस टाइम को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। पेसिमेटिक टाइम क्या होता है कि सब कुछ अगर बेकार चले, सब कुछ डिले 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 चल रहा है, तो एक प्रोजेक्ट कितने दिन में खत्म होगा, वो होता है पेसिमेटिक, मतलब मैक्सिमम टाइम। और मोस्ट प्रोबेबल टाइम क्या होता है कि एक्चुअल सिनेरियो में कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ना बहुत कुछ ऐसा बहुत फास्ट में भी नहीं चल रहा, मतलब जैसा काम एक्चुअल प्रैक्टिकली जैसा चलता है वैसा चल रहा है, तो उस कंडीशन में काम खत्म होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे इसका वेटेज 4 लिया गया है। ठीक है, इस सबको डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो आंसर मिलता है एक्सपेक्टेड टाइम। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स, करें एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स, द नंबर ऑफ क्वालिफाइड ट्रेड्समैन shall not be less than which one of the following percentage of total workers required in each trade at any stage of the work। यहाँ पे मैं आपको एक चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का, तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सीपीडब्ल्यूडी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा पब्लिश जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें, चाहे वो रेगुलेशन के बारे में हो, चाहे वो क्वांटिटी के बारे में हो, चाहे जिस बारे में भी रेगुलेशन है, उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीपीडब्ल्यूडी का है, क्लॉज नंबर 19 के, सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा जो पब्लिश किया गया है, क्लॉज नंबर 19 के। अब इसमें क्या बोला है इसने कि कितना से लेस देन नहीं होना चाहिए, सेल नॉट बी लेस देन 20% ऑफ द टोटल स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर, क्लियर लिखा हुआ है। इसको तो वैसे भी हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीपीडब्ल्यूडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको उनके डॉक्यूमेंट्स एक बार पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि कम से कम 20% होना चाहिए, आंसर क्या आएगा 20%। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का पर्पस क्या होता है, ये आप वैसे भी सोच के बता सकते हो, अगर आपने पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत भी सिविल इंजीनियरिंग की, तो आपको पता ही होगा जो मेन पर्पस होता है एस्टिमेशन का। पहला पर्पस कि हम कंस्ट्रक्शन करने से पहले पता लगा सके कि कौन सी क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है, प्लस दूसरा कंडीशन कब आता है, वैल्यूएशन के टाइम पे। बिल्डिंग बनी हुई है, अगर किसी भी पर्पस के लिए मोर्टेज रखना है या उसका इंश्योरेंस करवाना है, कोई भी कुछ भी काम ऐसा है जिस कंडीशन में हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर उस समय हमें वैल्यूएशन करवाना पड़ता है। तो यहाँ पूछा है कि पर्पस ऑफ एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन का पर्पस क्या होता है, इसमें से कौन सा सही है। टू असर्टेन द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही, कितना रिसोर्स लगना है कौन सा ये पता लगाएंगे। टू फिक्स अप द टाइम कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही, एस्टिमेट होगा तो पता रहेगा कि भाई एक एक्सकवेशन का काम है, एक कंक्रीटिंग का काम है, एक शटरिंग का काम है, और इस काम में इतना टाइम लगना है, तो इस तरह से टाइम कंप्लीशन पता लगाते हैं। टू ड्रॉ अप अ कंस्ट्रक्शन स्कीम एंड प्रोग्राम, और कंस्ट्रक्शन स्कीम और प्रोग्राम फाइनली हम सीपीएम या फिर पर्ट को यूज करके ड्रॉ करते हैं। तो ये तीनों ही है पर्पस किसके, एस्टिमेशन के। बिना एस्टिमेशन के काम नहीं हो सकते। अब ऑप्शन आएगा 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज दिस मच। सरफेस टेंशन दिया हुआ है, आप कह रहे हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको ब्लो करने के लिए, उसको फोड़ने के लिए। ठीक है, सोप बबल में हम जानते हैं कि 2 लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। और अगर हम यहाँ पे फोर्स रिक्वायर्ड देखें, तो फोर्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू सिंपली, देखिए यहाँ पे 2 लेयर है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और सरफेस एरिया कितना है वो देखना है हमें यहाँ पे, तो सरफेस एरिया और दूसरा 2 लेयर है और सरफेस टेंशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.04 मल्टीप्लाई बाय एरिया, मतलब सरफेस का। ठीक है, सरफेस एरिया,
अब यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू 2 इंटू 0.04, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया कहाँ से कहाँ तक है, 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है बबल का, और एक है इसका 0, तो 12, अगर इसमें हम एरिया रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 36.2। देखिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन इसका एक और वर्जन यहाँ पे आपको लिख दिया है। अगर इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जनरली कि अगर एक बबल है, कई सारे बबल्स में वो ब्रेक हो रहा है, अगर कई सारे में ब्रेक हो रहा है तो कितना वर्क डन होगा, कितना मतलब डायमीटर कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये अप्रोच आप यूज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको वर्क डन बेसिकली निकालना है, तो ये फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, इंक्रीज इन एरिया, यहाँ से आपको वर्क डन निकालना है तो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, मतलब आप ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एन नंबर तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 सिग्मा, अब यहाँ पे 2 था, 2 लेयर थे तो 2 इंटू आर स्क्वायर, तब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है, मतलब ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, तो आंसर आ जाएगा 36.2। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 1 मीटर। सेमी सर्कुलर प्लेट है, रेडियस है इसका 1 मीटर का, और कह रहा है इमर्ज्ड इन वाटर वर्टिकली, वर्टिकली इमर्ज किया गया विद इट्स बेस डाउनवर्ड है। इफ द बेस इज एट 4 मीटर डेप्थ, इसकी जो बेस है वो वाटर लेवल से 4 मीटर पे है। ठीक है, तो कह रहा है कंसीडर द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.79। तब क्या फाइंड करने को कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन वन साइड। तो फोर्स कह रहा है फाइंड करने को, तो सिंपल है, फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी ए इंटू एक्स बार, बस यहाँ पे आपको इंसर्ट करने, रो जी की वैल्यू हमें गिवन है 9.79, तो आंसर क्या आएगा 9.79 इंटू एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका हाफ, सर्कल का हाफ, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और सेंट्रॉइड का डेप्थ, तो इसका सेंट्रॉइड कितना पे होता है, नीचे से 4r/5 पे, 4r/3 पाई पे। ठीक है, बॉटम से, तो 4 मीटर में से 4r/3 पाई माइनस करके यहाँ पे लिख देना है 4 माइनस 4r/3 पाई। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल जाएगा आपको 55 किलो न्यूटन। और द स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन यहाँ पे साइड दिया हुआ है 2xy, व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट 2, 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बट बहुत इजी होता है। देखिए हम जानते हैं कि स्ट्रीम फंक्शन पाई को, पाई से क्या मिलता है हमें 90 डिग्री पे वेलोसिटी कंपोनेंट मिलता है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 90 डिग्री पे हमें वेलोसिटी कंपोनेंट मिलता है। जैसे कि फाई डिफरेंशिएशन ऑफ फाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v का कंपोनेंट मिलेगा, 90 डिग्री पे वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा। और सिमिलरली अगर हम y के रेस्पेक्ट में करें तो हमें माइनस यू मिलेगा, माइनस मतलब इधर की तरफ मिल रहा है एक्स y एक्सिस के, तो इसलिए माइनस में आ रहा है, y एक्सिस में ऊपर की तरफ मिल रहा है इसलिए प्लस में आ रहा है v। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे वैल्यू आपको इंसर्ट कर देनी है, x की जगह 2, y की जगह 3, y की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब क्या पूछा यहाँ पे कि स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ये दोनों कंपोनेंट होंगे तो कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -4 है तो 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 52 का अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो ही पूछा है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन में आता ही आता है कि कौन सा किस किस का रेशियो है। आपको एक बार दिखा देता हूँ, सभी का रेशियो एक बार आप याद कर लें। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर सभी को याद रहता है, क्या होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स। फ्राउड्स नंबर क्या होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स। ये दोनों जनरली याद होते हैं बट बाकी के ये तीन जो है वो कंफ्यूज करते हैं। इलर्स नंबर क्या होता है, इलर्स नंबर होता है, देखो सभी के न्यूमिनेटर में तो इनर्शिया फोर्स ही होता है, एक बात तो यहीं पे खत्म हो गई, बस डिनोमिनेटर में वैल्यू चेंज होगा। रेनॉल्ड्स नंबर में विस्कस फोर्स, फ्राउड नंबर में ग्रेविटी फोर्स, इलर्स नंबर में प्रेशर फोर्स, P इज फॉर प्रेशर फोर्स, और मैच नंबर में इलास्टिक फोर्स, एंड वेबर नंबर में
सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये 3 से तो आपको एडिशनली याद रखना है, बाकी ये दोनों तो जनरली सबको याद रहते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ईलर्स नंबर हो गया प्रेशर फोर्स के साथ, मैच नंबर हो गया इलास्टिक फोर्स के साथ, और वेबर नंबर हो गया सरफेस टेंशन के साथ। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछा, इनर्शिया फोर्स को डिवाइड करना है किससे, सरफेस टेंशन फोर्स। देखिए हमने अभी डिस्कस किया, क्या कहलाएगा ये, वेबर नंबर। ठीक है, दिस इज व्हाट वेबर नंबर डिस्कस कर लिया हमने। इलर्स नंबर किस किस का रेशियो है, इलर्स नंबर है रेशियो प्रेशर फोर्स के साथ आई अपॉन पी, रेनॉल्ड्स नंबर आई अपॉन वी, और मैच नंबर इलास्टिक फोर्स के साथ। ठीक है, बस। नेक्स्ट है, वेरी स्लो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन इनफाइनाइट एक्सपेंस ऑफ विस्कोस फ्लूइड इज नोन एज, इसको बोलते हैं क्लिपिंग मोशन। क्लिपिंग मोशन का दूसरा नाम क्या है, स्टोक्स फ्लो, स्टोक्स फ्लो। ठीक है, क्लिपिंग फ्लो और फिर क्लिपिंग मोशन कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो वेयर एडवेक्टिव इनर्शियल फोर्स आर स्मॉल कंपेयर्ड विद द विस्कस फोर्स। मतलब यहाँ पे इनर्शिया फोर्स बहुत कम होता है, विस्कस फोर्स मतलब बहुत ही स्लो मूवमेंट हो रहा हो, थिक हो पेस्ट, बट इनर्शिया बहुत कम हो। द रेनॉल्ड्स नंबर इज लो, बेसिकली लेस देन, बहुत ही ज्यादा कम होता है, आर इज मच लेस देन 1। दिस इज अ टिपिकल सिचुएशन इन फ्लो वेयर फ्लूइड वेलोसिटी आर वेरी स्लो, द विस्कोसिटीज आर वेरी लार्ज। विस्कोसिटी बहुत ही हाई हो और वेलोसिटी बहुत ही स्लो हो, और लार्ज स्केल ऑफ द फ्लो आर वेरी स्मॉल, लेंथ स्केल ऑफ द फ्लो आर वेरी स्मॉल। इन टेक्नोलॉजी इट अकर्स इन पेंट एंड MEMS डिवाइसेस। और दूसरा कहाँ पे होता है, जनरली लुब्रिकेशन में ये फेनोमेना देखने को मिलता है हमें। लुब्रिकेंट जो होता है, लुब्रिकेंट के साथ ये फेनोमेना होता है। प्रैक्टिकली कहाँ पे देखने को मिलता है ऐसा फ्लू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पर्म, लावा, इन सब में देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी में पेंट में देखने को मिलता है, MEMS में, डिवाइस में, और जैसे कि पॉलीमर्स, फ्लो ऑफ विस्कोस पॉलीमर्स, ये सब कैटेगरी के होते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रीपिंग फ्लो। लेमिनार फ्लो जानते हैं आप लोग, जो लेयर वाइज फ्लो करता है। विस्कोस फ्लो जिसकी मतलब विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो, विस्कोस फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप रेशियो ऑफ पावर एक्चुअली डिलीवर्ड बाय द इंपेलर टू द पावर सप्लाई टू द शाफ्ट। रेशियो से क्वेश्चन आते हैं जनरली, एक बार हम लोग रेशियो को देख लेते हैं। देखिए 3 टाइप के जनरली एफिशिएंसी होता है, मैनोमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक और मैकेनिकल। ठीक है, और चौथा होता है ओवरऑल, मतलब सब कुछ मिला के ओवरऑल क्या है। तो 3 ही है बेसिकली, मैनोमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक एंड मैकेनिकल। मैनोमेट्रिक क्या होता है, रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड डेवलप्ड बाय द पंप टू द हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर ऑफ द लिक्विड। इसको आपको याद ही करना है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकेंड फ्रॉम द पंप। मतलब पंप से कितना पर सेकेंड में लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, और किसके साथ होता है, क्वांटिटी पासिंग पर सेकेंड थ्रू द इम्पेलर। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है बेसिकली, कि कितना हेड डेवलप हो रहा है पंप के द्वारा, हेड कितना डेवलप हो रहा है और इम्पेलर तक कितना पहुंच रहा है, मतलब ये स्टेज वाइज है। सबसे पहले मैनोमेट्रिक हेड, मतलब वाटर की एफिशिएंसी कितनी हो रही है, यहाँ पे देखो पावर एक्चुअली डिलीवर्ड बाय द पंप, पंप ने कितना पावर डिलीवर किया, और डिवाइड बाय पावर इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है ये पावर के टर्म में, इम्पेलर और पंप के बीच का कोरिलेशन है वाटर के टर्म में, इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक। मतलब वाटर के टर्म में कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है उसको कंपेयर किया। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक में क्या किया, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्चार्ज किया हमने, मतलब पंप ने डिस्चार्ज किया, और इम्पेलर तक कितना पानी पहुंचा था, इन दोनों का रेशियो। सिमिलरली मैकेनिकल में क्या होगा, हम मैकेनिकल टर्म में हम परफॉर्मेंस मेजर कर रहे होंगे, रेशियो ऑफ द पावर एक्चुअली डिलीवर्ड बाय द इम्पेलर टू द पावर सप्लाई टू द शाफ्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, पानी के साथ रिलेशन नहीं है, तो पावर कितना डेवलप हो रहा है शाफ्ट पे, जो मतलब मेन मोटर मूव हो रहा है उसमें पावर कितना ट्रांसफर हुआ, इन दोनों का रेशियो हो गया। और ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, इन सभी को मिला के। ठीक है, सभी को मिला के जो एफिशिएंसी है वो है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी समझ गए, एक्चुअली कितना पावर डिलीवर्ड हो रहा है, पावर एक्चुअली डिलीवर्ड बाय द इम्पेलर टू द पावर सप्लाई टू द शाफ्ट, बस यही पे है, पावर एक्चुअली डिलीवर्ड बाय द इम्पेलर टू द पावर सप्लाई टू द शाफ्ट। आप इसको याद भी रख सकते हैं, समझना चाहो समझ के भी कर सकते हो, बट अल्टीमेटली क्या है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन एन इनक्लोज्ड स्टैटिक फ्लूइड। मीनिंग क्या हुआ, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन घुमा के पूछा है। क्या पूछा है कि करंट में से कौन सा लॉ है जो स्टेट करता है, बताता है कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, प्रेशर ट्रांसमिट होता है
अनडिमिनिश्ड, बिना लॉस हुए, इन एन इनक्लोज स्टैटिक फ्लूइड। जब कोई स्टैटिक फ्लूइड इनक्लोज है, मतलब किसी एक बंद है, कंट्रोल वॉल्यूम में है, उस कंडीशन में वो बिना किसी लॉस के ट्रांसमिट होता है, मतलब प्रेशर ट्रांसमिट होता है एक से दूसरी जगह। ये लॉ किसका है? न्यूटन्स का, बर्नौलीज का, पास्कल का, इलर्स का। ये लॉ है पास्कल लॉ। प्रेशर सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो जब भी प्रेशर की बात आ जाए तो समझ जाना पास्कल लॉ है। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बट समझ जाना जब भी प्रेशर की बात आए तो पास्कल लॉ की बात कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ आप लोग जानते ही हो, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। बर्नौलीज थ्योरम हम लोग जानते हैं, बर्नौलीज में क्या था? P अपॉन Z इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये था। नेक्स्ट है कंसेप्चुअली व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवर्स ऑफ हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक पंप का इनवर्स क्या है? इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक मोटर। मतलब जो जस्ट अपोजिट वर्किंग हो। पंप क्या करता है बेसिकली? मैनोमेट्रिक हेड को डेवलप करता है, मैनोमेट्रिक हेड को इंक्रीज करता है मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो हम पावर सप्लाई दे रहे हैं उसको यूज करके हेड मतलब एनर्जी को बढ़ाता है, मैनोमेट्रिक एनर्जी को वाटर की बढ़ा देता है ताकि उसकी हेड बढ़ जाए, मतलब वो ज्यादा हाई तक पहुंच पाए। सिंपल सा चीज है। तो इसको अपोजिट कर देंगे, जिसमें वाटर की हेड को यूज करके कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैकेनिकल एनर्जी देता हो, तो वो है हाइड्रोलिक मोटर। नेक्स्ट है फॉर अ सुपर क्रिटिकल फ्लो सम ऑफ द प्रेशर फोर्स एंड मोमेंटम। जैसे ऐसे सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होता है कि जब क्रिटिकल डेप्थ से वाटर की लेवल नीचे हो, ठीक है, और इसका अगर डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनता है एनर्जी का। अब क्या कह रहा है कि डेप्थ के साथ इसमें क्या फर्क पड़ेगा? जैसे जैसे डेप्थ, तो मान लेते हैं कि ये है क्रिटिकल डेप्थ, इसके बाद डेप्थ अगर घट रहा है तो क्या होगा? एनर्जी आप देख सकते हो, एनर्जी क्या हो रहा है? डेप्थ के साथ, डेप्थ घटने के साथ बढ़ रहा है। तो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन डेप्थ, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट विद एन इंक्रीज इन डेप्थ, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन डेप्थ। ये आएगा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन डेप्थ। तो जैसे जैसे हम डेप्थ इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है क्या? प्रेशर फोर्स। नेक्स्ट है a 5 meter wide rectangular channel is led at an longitudinal slope of this much and carries water at uniform flow depth of this much। कह रहा है हाइड्रोलिक रेडियस बताओ। बहुत इजी है, R इज इक्वल टू होता है A बाई P, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। एरिया पता है हमें B इंटू डी, बी दिया है 5 और डी भी दे ही दिया संयोग से 1.5, और पेरीमीटर क्या होता है? B प्लस 2y, तो 5 प्लस 2 इंटू 1.5, आंसर आ जाएगा 0.9375। Next, a total area within an irrigation project where the cultivation can be done and crops can be grown is called। इसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए एक बार हम लोग चलते हैं एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रॉस कमांड एरिया किसको बोलते हैं? टोटल एरिया जितना होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस कमांड एरिया। बाउंडेड विद इन द इरिगेशन बाउंड्री ऑफ अ प्रोजेक्ट which can be economically irrigated without considering the limitation of quantity of available water। जितने एरिया को हमने कमांड में ले रखा है और जितना एरिया बाउंडेड है इरिगेशन के लिए, इरिगेशन करने के लिए विद एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसको कि हम इकोनॉमिकली कर सकते हैं, क्या इरिगेट कर सकते हैं, मतलब बिना वहां तक पानी पहुंचाने में हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत ना पड़े और कोई लिमिटेशन ना हो, मतलब अवेलेबल वाटर की कोई लिमिटेशन भी ना हो कि किसी समय पानी रहेगा अवेलेबल, किसी समय ना रहे, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कमांड एरिया। मतलब मैं अगर कहूँ कि मैं 10 किलोमीटर एरिया को जब जितना चाहे पानी इरिगेशन के लिए मैं सप्लाई कर सकता हूँ चाहे किसी भी टाइम में, दैट इज व्हाट कॉल्ड ग्रॉस कमांडेड एरिया। वो 10 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, भले ही वहां पे चाहे हो सकता है 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर रेजिडेंशियल एरिया ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी अगर उसके दायरे में आ रहा है तो वो भी ग्रॉस कमांडेड एरिया में कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, इट इंक्लूड्स द कल्टिवेबल एज वेल एज नॉन अनकल्टिवेबल एरिया। दोनों मैंने जैसा कि बताया इसमें सभी आते हैं, रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल प्लस कल्चरेबल नॉन कल्चरेबल सब आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, रेजिडेंशियल एरियाज, रोड, रिजर्वायर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा क्या है? कल्चरेबल और कल्टिवेबल कमांडेंट एरिया। कल्चरेबल एरिया इज द कल्टिवेबल पार्ट ऑफ द ग्रॉस कमांडेंट एरिया, मतलब उस टोटल एरिया में से कितना एरिया है जो कल्चरेबल है, जिसमें क्रॉप उगाई जाती है, फसलें उगाई जाती है, उसको बोलते हैं कल्चरेबल और कल्टिवेबल एरिया, ठीक है। इट विल इंक्लूड फीचर्स ऑफ फॉलो लैंड व्हिच कैन बी मेड कल्टिवेबल, जिसको हम
यूज कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए। अब ये क्या कह रहा है कि टोटल एरिया विद इन इरिगेशन प्रोजेक्ट वेयर द कल्टीवेशन कैन बी डन एंड क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, जिसमें कल्टीवेशन किया जा सकता है और क्रॉप उगाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कल्चरेबल कमांडेंट एरिया। अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग वाटर फ्रॉम क्रॉप सोन इन रोज। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम क्रॉप को सो करते हैं, मतलब जो अगर वो रोज फॉर्म में बोया गया है तो उसको हम पानी देते हैं, तो वो कौन सा मेथड है। एक बार सभी मेथड को जरा फास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम वाटर को अप्लाई करते हैं क्रॉप के ऊपर। पहला फ्री फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, फ्लो फ्लडिंग, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल, बेसिन एंड बॉर्डर। अब इसमें से जो कॉमनली फ्री फ्लडिंग में क्या करते हैं हम, सिंपली जैसे ये है फ्री फ्लडिंग का एग्जांपल, हम क्या किया हमने, ये मेन सप्लाई डिच है। अब यहाँ से हमने जहाँ पे यहाँ पे एरिया है कोई, यहाँ पे कोई लैंड है, तो यहाँ से हमने ऐसे एक आउटलेट बना दिया और आउटलेट से यहाँ पानी डिस्चार्ज हुआ, यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, यहाँ डिस्चार्ज हुआ, यहाँ से डिस्चार्ज। इसमें क्या हुआ, फ्री फ्लडिंग, मतलब इसमें पूरा पानी भर रहा है, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, फ्री फ्लडिंग, यही यहाँ पे डेफिनेशन है, इस टाइप को बोलते हैं फ्री फ्लडिंग। दूसरा है बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉप के लिए ही है, जैसे कि ऑर्चिड के पौधों के लिए। ये मेन लाइन है, अब यहाँ पे पौधा होता है, बट ये कैश क्रॉप होते हैं, बहुत ही हाई यील्डिंग क्रॉप होते हैं, इसलिए इनके लिए स्पेशली एक ऐसा डिच बनाया जाता है जो कि वाटर सिर्फ और सिर्फ यहीं तक इनके जड़ में ऐसे पहुंचे। इस तरह के मैनेजमेंट को कहते हैं हम बेसिन फ्लडिंग। तो ये बहुत ही यूजफुल है इस टाइप के पौधे के लिए, ऑर्चिड ट्री के लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिन। नेक्स्ट है फुरो इरिगेशन। फुरो इरिगेशन में क्या होता है, इन द फ्लडिंग मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया था, वाटर कवर्स द इंटायर सरफेस। फ्लडिंग में क्या होता है, पूरा सरफेस कवर कर रहा था, वाइल इन फुरो इरिगेशन मेथड ओनली 1/5 to 1/2 ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड बाय वाटर। दोनों फर्क क्या है, फ्लडिंग में हम पूरे सरफेस को एकदम फ्लडिंग कर देते थे, मतलब कंप्लीटली वाटर से इरिगेट कर देते थे, लेकिन इसमें ओनली 1/5 से लेके 1/2 तक ही इरिगेट किया जाता है, मतलब वेट किया जाता है। इट इज देयरफॉर रिजल्ट्स इन लेस इवेपोरेशन, क्योंकि पानी हमने कम सप्लाई किया तो परकोलेट होकर नीचे चला जाएगा, इसलिए इवेपोरेशन कम होगा। लेस पडिंग ऑफ सॉइल एंड परमिट्स कल्टीवेशन सूनर आफ्टर इरिगेशन। मतलब अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं तो हम तुरंत भी, अगर हम करना चाहें कल्टीवेट करना चाहें, या फिर क्रॉप का फाइनल टाइम भी आ गया, मतलब 1-2 दिन के बाद वर्केबल हो जाता है। बट अगर हम फ्लडिंग करते हैं तो 1 वीक 10 डेज तो कम से कम चाहिए, ताकि सफिशिएंट हार्ड हो जाए लैंड, ताकि वर्क कर सके। तो ये है वो मेथड जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये रोज बना बना के जो हम सप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्लो इरिगेशन मेथड। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मेजर टू रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम रिजर्वोयर। रिजर्वोयर से देखिए जनरली 3 टाइप के लॉस होते हैं। पहला इवेपोरेशन लॉस, सबको पता है इवेपोरेशन लॉस तो सीधा इवेपोरेशन की वजह से होगा मतलब सन रेज की वजह से। दूसरा है एब्जॉर्प्शन लॉस। एब्जॉर्प्शन लॉस क्या होगा, सॉइल अगर ड्राई है तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन लॉस होगा, जो एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। तीसरा है परकोलेशन, जो होता है लीकेज की वजह से, मतलब लीक की वजह होने की वजह से परकोलेट होकर कहीं और जा रहा है पानी। लेकिन एब्जॉर्प्शन में जरूरी नहीं कहीं और जा रहा है पानी, वो सॉइल के अंदर ही जा रहा है, लेकिन अगर सॉइल ड्राई है या फिर सॉइल हाईली परमिएबल है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। बट इनिशियली एब्जॉर्प्शन लॉस तो होता ही होता है, बट बाद में जाके एक बार जब फुल्ली सैचुरेट हो जाता है सॉइल तो फिर एब्जॉर्प्शन लॉस मिनिमम हो जाता है। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल करने के मेथड दिए गए हैं, जैसे इसके मेथड है इवेपोरेशन को कंट्रोल करने के, विंड ब्रेकर, कवरिंग ऑफ द वाटर सरफेस, रिडक्शन ऑफ एक्सपोज्ड, अंडरग्राउंड स्टोरेज यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन रिजर्वोयर, यूज ऑफ केमिकल्स फॉर रिटार्डिंग इवेपोरेशन रेट, जैसे साइट्रल अल्कोहल वगैरह यूज करते हैं, वो सब यूज कर सकते हैं। ये हो गया इवेपोरेशन के लिए। एब्जॉर्प्शन के लिए पूछा है क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है और इसको हम ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। अगर सॉइल है तो वो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, बट टाइम के साथ एक बार सैचुरेट हो जाने के बाद अपने आप कंसिडरेबली कम हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यूज किया जाता है एब्जॉर्प्शन लॉस को कम करने के लिए रिजर्वोयर में। Soil stabilization method should be adopted if the basin is composed of permeable bed soil। अगर बेड सॉइल में अगर परमिएबल है तो सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड नहीं, सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड यूज किया जाता है बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और अगर हम कोई रिजर्वायर बना रहे हैं तो वो ऑलरेडी इतना कॉम्पैक्टेड होता है तो उसमें सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड कोई वर्क नहीं करेगा एब्जॉर्प्शन की, वो तब भी एब्जॉर्ब करेगा। द वीड्स एंड प्लांट्स एट द पेरिफेरी ऑफ द रिजर्वायर शुड बी रिमूव्ड कंप्लीटली।
ये राइट है, डिस्कस करेंगे क्यों। पहले आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आगे का ऑप्शंस। द रिजर्वायर बेसिन शुड बी सराउंडेड बाय प्लांटेशन और फॉरेस्ट एरिया। रिजर्वायर का जो बेसिन है उसको अगर हम प्लांटेशन और फॉरेस्टेशन ज्यादा कर देंगे तो वाटर का कंजम्पशन और ज्यादा होगा, वाटर कंजम्पशन और ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। सुटेबल ट्रीटमेंट शुड बी अडॉप्टेड टू स्टॉप द लीकेज ऑफ वाटर। नहीं, ये इसमें आता है लीकेज कंट्रोल में आता है, ये एब्जॉर्प्शन कंट्रोल में नहीं आता। तो एब्जॉर्प्शन कंट्रोल के लिए क्या है, द वीड्स एंड प्लांट्स एट द पेरिफेरी ऑफ रिजर्वायर शुड बी रिमूव्ड कंप्लीटली। अगर ये रिमूव कर देंगे तो जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कौन कर रहा था, सॉइल और प्लांटेशन, क्योंकि प्लांट है, वेजिटेशन है, तो उनको पानी चाहिए, तो एब्जॉर्ब करेंगे। तो कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को ऐसा यूज करेंगे जो इम्परमिएबल सॉइल हो, प्लस वेजिटेशन और ये वीड्स, इन सबको कम रखेंगे ताकि कम से कम पानी एब्जॉर्ब हो। सिंपल सी बात है, तो आंसर आ जाएगा बी। Which one of the following method is not used to measure the velocity of flow on a river? रिवर की वेलोसिटी किन किन मेथड से सॉल्व फाइंड की जाती है, तो ये तीन मेथड है, सरफेस एंड सब सरफेस फ्लोट्स, प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, करंट मीटर्स। अब सरफेस एंड फ्लोट्स क्या होता है, सिमिलरली मान लो ये रिवर है, तो यहाँ पे हम एक फ्लोट डाल देते हैं और टाइम मेजर करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम टेकन, तो उससे हमें वेलोसिटी निकाल लेते हैं, पॉइंट वेलोसिटी, सरफेस वेलोसिटी, फिर उसको हम एवरेज करके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। ये सरफेस पे भी हो सकता है और सब सरफेस भी हो सकता है यहाँ से हम फाइंड करते हैं, ये मेथड भी अडॉप्ट होता है। दूसरा है प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम कहते हैं पाइटॉट ट्यूब, पाइटॉट ट्यूब से भी फाइंड कर सकते हैं। तीसरा है करंट मीटर, करंट मीटर इंक्लूडिंग प्राइस करंट मीटर, करंट मीटर भी यूज होता है। तो ये तीन मेथड जनरली यूज होते हैं वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। सरफेस फ्लोट आ गया, पाइटॉट ट्यूब आ गया, करंट मीटर आ गया। साउंडिंग केबल मेथड इसमें यूज नहीं होता है, वही पूछा है यहाँ पे, नॉट यूज्ड, तो आंसर आएगा डी। सुपर पैसेज इज द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जामिनेशन में। एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क को। होता क्या है कि जब कैनाल क्रॉस करता है रिवर को या ड्रेनेज को, तो किस तरह से क्रॉस करे, एलिवेशन के डिफरेंस में, ऊपर से जाए, नीचे से जाए, या एक दूसरे को मिक्स करके जाए, उस अरेंजमेंट को यहाँ पे आपको देखना है। पहला कंडीशन क्या है कि भाई पासिंग द कैनाल ओवर द ड्रेनेज, फ्लाईओवर की तरफ पास करेगा, मतलब कैनाल ऊपर से जाएगा और ड्रेनेज नीचे से रहेगा, तो उसको, उसके दो कैटेगरी है, पहला है एक्वाडक्ट और दूसरा है साइफन एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट क्या होता है कि कैनाल तो ऊपर से चला गया ऐसे और ड्रेन नीचे से जा रहा है, लेकिन कैनाल का जो बेड लेवल है वो ड्रेन के एचएफएल से अगर ऊपर है, आरएल तो हमें पता होता है कैनाल के बेड लेवल का आरएल, और ड्रेन के एचएफएल से अगर ऊपर आ रहा है तो क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्वाडक्ट। लेकिन अगर कैनाल का बेड लेवल का आरएल ड्रेन के एचएफएल से नीचे आ रहा है, यहां तक आ रहा है, हाँ इससे ऊपर है, जो बेड लेवल है ड्रेन का उससे तो ऊपर है, लेकिन इसके एचएफएल से नीचे आ रहा है, तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, साइफन एक्वाडक्ट। कैसा, ऐसा देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ड्रेन का जो एचएफएल था वो यहाँ पे था, लेकिन कैनाल का बेड लेवल से नीचे आ गया, तो यहाँ पे साइफोनिक एक्शन होगा, इसे हम बोलते हैं कैनाल साइफोन। जस्ट इन्हीं दोनों प्रोसेस को अगर उल्टा कर दें, अब कैनाल नीचे है और ड्रेन ड्रेन ऊपर है, तो यही दो कंडीशन बनेंगे। पहला कहलाएगा सुपर पैसेज, जो इस कंडीशन में एक्वाडक्ट कहलाया था, और दूसरा कहलाएगा कैनाल साइफोन। अगर दोनों का लेवल सेम हो तो दो कंडीशन फिर से बनेंगे, पहला है लेवल क्रॉसिंग और दूसरा है इनलेट एंड आउटलेट। तो ये हो गया लेवल क्रॉसिंग, कि सेम लेवल पे यहाँ पे ये ड्रेनेज है और ये कैनाल जा रहा है, तो अगर यहाँ पे रेगुलेटर है, तो अगर इसमें पानी कम है तो यहाँ पे ओपन करेंगे, फिर यहाँ से वाटर जा रहा है, इस तरह से यहाँ से इन, यहाँ से आउट किया हमने। और इनलेट एंड आउटलेट में क्या होता है, यहाँ से ड्रेन आ रहा है, यहाँ से कैनाल जा रहा है, तो एक दूसरे को हम इंटरमिंगल होने देते हैं, वाटर मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स होता है पानी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सुपर पैसेज। सुपर पैसेज कौन सा था, सुपर पैसेज था ये वाला, कौन, मतलब कैनाल नीचे है और ड्रेन ऊपर है, लेकिन ड्रेन का बेड लेवल कैनाल के एफएसएल से ऊपर है। आंसर कौन सा आएगा, इन विच ड्रेनेज इज टेकन ओवर, ड्रेनेज ऊपर, बिल्कुल ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्वाडक्ट। दिस इन विच बेड ऑफ द ड्रेनेज एंड कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड एट द सेम लेवल, नहीं, इन विच द कैनाल वाटर इज टेकन ओवर द ड्रेनेज थ्रू द साइफोनिक एक्शन, ठीक है, ये तीनों नहीं होगा, आंसर आएगा ए। तो ये था 25th क्वेश्चन। वीडियो काफी लंबा हो गया, इसको इसलिए इसको डिस्कस करेंगे पार्ट टू पार्ट में। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, कुछ और आप लोग ऐड करवाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी तरह से बनाऊं। कल तक मैं पूरा जितने भी सॉल्यूशन था, क्योंकि हम लोग शांति से कर रहे हैं इसलिए टाइम तो लगेगा, लेकिन कल तक मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा,
क्योंकि मैं थॉरोली कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आप इस तरह से अप्रोच अगर रखें तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।